इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यूनिक कोचिंग सेंटर से स्वप्निल मौर्य। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर शेयर करें। आज हम क्लास 12th एनसीईआरटी पैटर्न बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर का थर्ड वीडियो के बारे में अध्ययन करेंगे और जानेंगे थर्ड वीडियो में है क्या चीज़। देखते हैं वायु पर परागण। जो वायु परागण होता है उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, जो हम लोगों ने पिछले 3 टॉपिक के बारे में हम लोग को पढ़ना था और उसी का पहला टॉपिक है, पहला है कौन कौन, वायु परागण। वायु परागण क्या होता है और इसके बारे में हम लोग जानेंगे और समझेंगे। पुष्पों में वायु के द्वारा संपन्न होने वाली पर परागण की क्रिया को वायु परागण कहते हैं। किसके द्वारा होती है संपन्न? पुष्पों में वायु के द्वारा संपन्न होने वाली पर परागण की क्रिया को वायु परागण कहते हैं। जैसे हो जाएगा गेहूं, जौ, मक्का। ठीक है, अब हम जानेंगे वायु परागित पुष्पों के जो इसकी विशेषता क्या होती है, मतलब इनकी पुष्पों की विशेषता के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब इसके बारे में समझते हैं क्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, पुष्प छोटे व आकर्षित रहित होते हैं, मतलब वो छोटे होंगे, वो कैसे होंगे, आकर्षण रहित होंगे। ठीक है, सेकेंड है यह एक लिंगी होगा। ये कैसा होगा? एक लिंगी ही होगा। थर्ड पॉइंट क्या है, इनमें परागकण हल्के, छोटे तथा शुष्क होते हैं, मतलब 3 कंडीशन होते हैं, हल्के, छोटे और शुष्क होंगे। चौथा है पुंकेसर के, जो इसका चौथा पॉइंट है, पुंकेसर के तंतु लंबे तथा पतले होते हैं, मतलब जो इसका पुतंतु होगा वो कैसा होगा, लंबा होगा और पतले होंगे। ठीक है, अब हम जानेंगे जंतु परागण क्या होता है। जंतु परागण किसे कहते हैं, ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जंतु परागण किसे कहा जाता है। ठीक, तो हम लोग देखेंगे पुष्पों में जंतु की सहायता से होने वाली क्रिया को जंतु परागण कहते हैं। जंतु परागण किसे कहते हैं? पुष्पों में जंतु की सहायता से होने वाली क्रिया को जंतु परागण कहते हैं। जैसे हो जाएगा कीट पतंग, घोड़े, हाथी, चमगादड़, मनुष्य आदि सहायता से होते हैं, जैसे कनेर, कदम। ये चीजें किसके अंतर्गत आती है? जंतु परागण के अंतर्गत आती है। जंतु परागण में परागण की क्रिया 2 कारकों द्वारा संपन्न होती है, मतलब कितने कारकों द्वारा? 2 कारकों द्वारा संपन्न होती है। कौन कौन? कीट परागण और पक्षी परागण। ये दोनों के द्वारा ही उनकी क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। तो हम लोग जानेंगे कीट परागण क्या होता है। कीट परागण हम देखते हैं क्या होता है। अधिकांशतः पुष्पों में परागण की क्रिया कीटों द्वारा संपन्न होती है। इसमें पुष्प प्रायः बड़े आकार के सुगठित व चमकीले होते हैं तथा इसमें परागकणों की संख्या कम व चिपचिपके होते हैं। मतलब कैसे होते हैं? जो चिपचिपका मतलब जब समझते होंगे आप कैसा होता है, आप उसको देखे भी होंगे। जैसे आप ले लीजिए गुलाब हुआ, गुड़हल हुआ, ठीक है, और एग्जाम्पल में हो सकता है भौरे, तितली। इनके द्वारा ही यह संपन्न होता है और इनके द्वारा भी इनका निवारण भी होता है। पक्षी परागण क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। पक्षी पुष्पों के रंग व आकार को देखकर आकर्षित होते हैं तथा 2 मकरकंद को चूसते हैं और वे एक फूल से दूसरे फूल पर भ्रमण करते रहते हैं, जिसके सहायता से पर परागण की क्रिया संपन्न होती है। मतलब वो एक फूल से दूसरे फूल पर क्या करते हैं, भ्रमण करते रहते हैं और उनकी जो पर परागण की क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। जैसे विग्नोनिया इत्यादि में पक्षी परागण की क्रिया चमगादड़ द्वारा संपन्न होती है। किसके द्वारा संपन्न होती है? चमगादड़ द्वारा संपन्न होती है। अब हम लोग जानेंगे जल परागित पुष्पों की विशेषताएं क्या क्या होती है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम लोग देखा जाए जल परागित पुष्पों की विशेषता क्या क्या होती है। नंबर 1, पुष्प छोटे, रंगहीन, गंधहीन तथा मकरकंदहीन होते हैं। सेकेंड है, इसमें पुष्प प्रायः एक लिंगी होते हैं तथा इसके परागकण सदैव हल्के होते हैं, मतलब छोटे नहीं होंगे, हल्के होते हैं। थर्ड है, इसमें मादा पुष्पों में
परागण की क्रिया संपन्न होने के बाद कुंडलित होकर जल के अंदर डूब जाता है। मतलब उसकी क्रिया कैसे होने के बाद वो किस आकार में बदल जाता है, कुंडलित होकर वह जल में क्या होता है, अंदर डूब जाता है। अब हम लोग देखें पर परागण से लाभ क्या क्या होते हैं, उनके लाभ देखा जाए। पर परागित पुष्पों से बनने वाले फल बड़े तथा स्वादिष्ट होते हैं तथा इनमें बीजों की संख्या बहुत अत्यधिक होती है। तो सेकेंड है, इनकी वंशागति में शुद्धता बनी रहती है। जो इनकी वंशागति चलती है वह कैसी होती है, शुद्धता बनी रहती है। थर्ड पॉइंट है, इनको परागण की क्रिया संपन्न करने के लिए पुष्पों को सुगंधित व चमकदार बनना पड़ता है। मतलब इनको जो क्रिया इनको जब करने के लिए होती है वो कैसी होती है, सुगंधित और चमकदार होती है। अब हम लोग जानेंगे निषेचन। निषेचन किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं और समझते हैं निषेचन क्या होता है। निषेचन नर तथा मादा के युग्मकों के परस्पर संलयन को निषेचन कहा जाता है। किसको कहा जाता है, संलयन को निषेचन। जैसे नर और मादा जब आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं तो एक निषेचन कहा जाता है। पुष्पीय पादपों में यह क्रिया परागणों द्वारा निर्मित नर युग्मक तथा बीजांड में स्थित अंड कोशिका के संयोजन द्वारा होती है। वो किसके द्वारा होती है, अंड कोशिका के संयोजन के द्वारा होती है। अब हम जानेंगे किस वैज्ञानिक ने खोज किया था, किस सन में हुआ था। तो हम लोग इनकी घटना के बारे में अध्ययन करेंगे, किसके द्वारा हुआ था। इस घटना को सर्वप्रथम स्टार्सवर्गर ने 1884 ईस्वी में बताया था। कितने 84 ईस्वी में बताया था, 1884 ईस्वी में बताया था। हम देखेंगे पादपों में निषेचन की क्रिया निम्नलिखित चरणों द्वारा संपन्न होती है। कौन कौन होती है, पराग नलिका का वर्तिकाग्र पर अंकुरण। इसकी खोज सर्वप्रथम जेबी एमिसी ने सन 1842 ईस्वी में किया था। कितने सन में, 1842 ईस्वी में। किस वैज्ञानिक ने किया था, जेबी एमिसी ने किया था। इसमें परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचकर सक्रिय पदार्थों को सोख लेता है और फूलकर पराग नली के रूप में जनन कोशिका से बाहर निकलते हैं, जिसे परागकण का वर्तिकाग्र कहते हैं। पराग नलिका तथा स्त्री केसर पर प्रसरण क्रिया देखेंगे। ठीक है, पराग नलिका तथा स्त्री केसर का परस्पर क्रिया, मतलब इनकी जो अंतर्गत जो नलिका होती है, पराग नलिका होती है, उनके अंतर्गत क्या क्या क्रिया होती है उसके बारे में जानेंगे। स्त्री केसर पर जब कोई परागकण गिरता है तो यह सुनिश्चित नहीं होता है, मतलब वह सुनिश्चित नहीं हो पाता है कि पर परागण सही तरीके से संपन्न हुआ कि नहीं, क्योंकि वर्तिकाग्र पर उसी पादप के उनके कारकों द्वारा स्थानांतरित किए गए थे। स्त्री केसर में उपस्थित रसायन पदार्थों उस परागकण को पहचान लेता है कि यह कण अंकुरण योग्य है या नहीं। मतलब उस परागकण को उस स्त्री केसर में उपस्थित, ठीक है, रसायन पदार्थ उस परागकणों को पहचान लेता है कि मतलब वो अंकुरण करने का योग्य है या नहीं है। परागण तथा निषेचन में अंतर क्या क्या है, तो परागण निषेचन में हम लोग अंतर देखेंगे क्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहते हैं। ठीक है, निषेचन में क्या होता है, नर तथा मादा के युग्मकों के संलयन को निषेचन कहते हैं। ठीक है, जो नर और मादा युग्मक का जब संलयन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है, इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। किसमें, परागकण में किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। निषेचन में देखते हैं, इसमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता हमें नहीं होती है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे थर्ड पॉइंट क्या है,
यह क्रिया बीजांड के अंदर होती है। कौन सी की जो क्रिया होने वाली जो परागकण की क्रिया होती है वो किसके अंतर्गत होती है? बीजांड के अंतर्गत होती है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं निषेचन में। यह क्रिया बीजांड के बाहर होती है, मतलब जो इनकी क्रिया होने वाली होती है वो किसके बाहर होती है? बीजांड के बाहर होती है। चौथा पॉइंट, यह एक बाह्य और भौतिक क्रिया, मतलब इनकी जो एक बाह्य अवस्था होती है और यह कौन सी क्रिया करते हैं? भौतिक क्रिया होती है। यह एक आंतरिक एवं जैविक क्रिया होती है। जो निषेचन में होता है वो आंतरिक होती है और जैविक क्रियाएं होती है। भ्रूण का विकास क्या होता है? भ्रूण के विकास के बारे में देखते हैं। संयुग्म के पश्चात की क्रिया अंड युग्मनज कहलाती है। क्या कहलाती है? अंड युग्मनज कहलाती है, जिसमें भ्रूण का विकास होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री दोनों समान क्रिया होती है, मतलब इनके जो अंतर्गत जो क्रिया होगी वो एक बीजपत्री द्विबीजपत्री दोनों समान क्रियाएं करेगी। तो हम लोग देखें द्विबीजपत्री भ्रूणकोश में विकास, इसका भ्रूणकोश में कैसे विकास होता है। द्विबीज भ्रूणकोश के विकास देखा जाए तो सर्वप्रथम देखिए इसका जो विकास है इसका अध्ययन सर्वप्रथम मैस्टिन ने किया था। किस वैज्ञानिक ने किया था? मैस्टिन ने किया था। ठीक है, इसका आप लोग अंडरलाइन कर दीजिएगा, वैज्ञानिक का नाम है। इस क्रिया में सर्वप्रथम युग्मनज आकार में बड़े होकर अपने चारों ओर सेलुलोज की भित्ति का निर्माण करते हैं, मतलब जो चारों ओर वो किसका निर्माण करते हैं? सेलुलोज की भित्ति का निर्माण करते हैं। तत्पश्चात यह अनुप्रस्थ विभाजन के फलस्वरूप दो कोशिकाओं में विभक्त होकर बीजांड द्वारा की और आकार कोशिका तथा विभाग की और अंतस्थ कोशिका का निर्माण करते हैं। इसी आधार कोशिका को निलंबन कोशिका का अंतस्थ कोशिका को भ्रूणीय कोशिका भी कहा जाता है, मतलब जो अंतस्थ को जो कोशिका होता है उसे भ्रूणीय कोशिका भी कहा जाता है। आधार कोशिका अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा 6 से 10 कोशिका लंबा निलंबक बनाती है और निलंबक की ऊपरी कोशिका फूलकर पुटिका कोशिका का निर्माण करती है। किसका? मतलब 6 से 10 निलंबक की ऊपरी कोशिका फूलकर पुटिका कोशिका का निर्माण करता है। ठीक है, निलंबक का कार्य बीजांडकाय से भोजन को अवशोषित करके विकासित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। मतलब जो भ्रूण होता है उसका जो विकास करने के लिए जो बीजांडकाय से भोजन को अवशोषित करने का कार्य करता है, अवशोषित करने के बाद वह पोषण अपना प्रदान कार्य कर लेता है।